गया ये, रिलैक्स करते हैं। नहीं आया? दोनों में ही मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा। ये था एकदम बेसिक, है ना। रेसिडेंशियल स्टेटस, सास बहू साजिश वाले सीरियल में बहुत बार सुने होंगे कि लड़का जो है एनआरआई है। क्या है? एनआरआई। इंग्लिश बोलने में अच्छा लग रहा है। इसका मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया में निवास नहीं करता है, जो इंडिया में एक्चुअली वो रहता नहीं है, उसी को क्या बोला जाता है? एनआरआई। क्या बोला जाता है? एनआरआई। अगर तुम इंडिया के रेसिडेंट हो तो तुमको कोई एक कंडीशन या फिर कोई भी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, जो कंडीशन दिया हुआ है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर में। क्या बोले? फिर से बोलो। अगर तुम क्या हो? रेसिडेंट हो इंडिया का। क्या हो? रेसिडेंट हो। कहाँ का? इंडिया का। तो तुमको कोई एक कंडीशन क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। मेंशन अंडर सेक्शन 6(1). टोटल 2 सेक्शन दिया हुआ है। कितना सेक्शन दिया हुआ है? 2। सेक्शन 6(1)A या सेक्शन 6(1)C। क्या बोले? फिर से बोलो। इंडिया का निवासी होने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को आपको टैक्स पेड करना है कि नहीं करना है? अच्छा बताओ, क्या क्रिस गेल आके इंडिया को टैक्स पेड करता होगा? नहीं। रिकी पॉन्टिंग करता होगा? है ना। अच्छा, विराट कोहली करता होगा कि नहीं करता? करता होगा। करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंट है। इंडिया का रेसिडेंट है। क्रिस गेल देखो तो वो वेस्ट बंगाल क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट इंडीज में है। वेस्ट इंडीज में कम खेलता है और इंडिया में ज्यादा खेलता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिया में ही व्यतीत करता है ना। वो भी इतना दिन इंडिया में रह जाता है कि वो रेसिडेंट बन जाता है इंडिया का। क्या बन जाता है? माने 180 दिन से ज्यादा। 180 दिन मतलब समझते हो? 182 डेज और मोर। अगर फिर से बोलते हैं, अगर कोई बंदा इंडिया में पिछले साल में, कौन से साल में? जिस साल का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है उस साल में अगर वो 182 डेज और मोर रह गया है इंडिया में, तो उसको हम लोग रेसिडेंट मान लेंगे। अब ये 182 डेज ही फिगर क्यों आया भैया? तुम ऐसा समझो, साल भर में 365 दिन, इसको डिवाइड देंगे 2 से तो 182 डे 0.5 डेज, मतलब वो आधा से ज्यादा साल इंडिया में व्यतीत किया है। तो जब आधा से ज्यादा साल इंडिया में रहे हो तो टैक्स भी किसको दोगे? इंडिया को। किसी और को देने की जरूरत नहीं है। तो पहला कंडीशन है कौन से सेक्शन के हिसाब से? सेक्शन 6(1)A। सेक्शन 6(1)A क्या बोलता है? एज पर दिस सेक्शन, है ना, a person is said to be a resident in India if he lives in India for 182 days or more in previous year। कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर का डिफरेंस पढ़ा था ना। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जो असेसमेंट ईयर के पहले वाले ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें प्रीवियस ईयर के इनकम को क्या किया जाता है? असेस किया जाता है ना। अभी क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 6(1)A। क्या बोल रहा है? सेक्शन 6(1)A, A person या an individual is said to be resident in India। एक आदमी रेसिडेंट मान लिया जाएगा इंडिया का अगर वो प्रीवियस ईयर में, कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहता है? 182 डेज या उससे ज्यादा, तो मान लेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। क्या है? रेसिडेंट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कौन सा कंडीशन? 182 डेज वाला, है ना। तो अगर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज भी रहा है, कितना दिन रहा है? 60 डेज, बट उससे प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 डेज रहा है, तो भी हम रेसिडेंट मान लेंगे। क्या बोले? समझ में आया? फिर से बोलते हैं, प्रीवियस ईयर में सिर्फ कितना दिन रहो? 60 डेज, मतलब 2 महीना, मतलब 2 महीना रहो प्रीवियस ईयर में। 12 महीना में से 2 महीना तुम रहे। अब पिछले 4 साल में, उसके पिछले 4 सालों में, लेट्स सपोज कि अगर प्रीवियस ईयर अभी हमारा चल रहा है 22-23, कौन सा चल रहा है? 22-23। और उसके पिछले 4 साल मतलब 21-22,
20, 21, 19, 20 है ना, और 18, 19। इन 4 सालों में टोटल कितना दिन रहना पड़ेगा? अच्छा, एक साथ रहना चाहिए कि जाएगा घूम के आएगा फिर जाएगा फिर घूम के आएगा? एक साथ रहना चाहिए। आंसर इज कभी भी रहे, है ना। ऐसा हुआ कि जनवरी में गया, फिर मार्च में आ गया, फिर जुलाई में गया, फिर अगस्त में आ गया, वैसे सब काउंट लेके सब मिलाकर। अच्छा पे हुआ तो मतलब होगा। अच्छा, जाने का दिन काउंट होगा क्या? सपोज करो कि 18 फरवरी को जा रहा है, तो 18 तारीख काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा? आंसर इज कि जाने का दिन भी काउंट होगा। जा रहा है शाम को 6 बजे, है ना, और आ रहा है सुबह में 7 बजे। जा रहा है 6 बजे, 6 बजे जा रहा है मतलब कि तुमको टाइम डाटा दे दिया, 18 घंटा इंडिया में रह के गया है, तो एक दिन रहा है क्या? इफ टाइम डाटा इज नॉट अवेलेबल देन आने वाला डेज और जाने वाला डेट दोनों को कंसीडर करेंगे। अगर टाइम डाटा अवेलेबल है मेरे पास कि कब वो इंडिया में आया और कब इंडिया से, तो सब मिला के 24 घंटा को एक दिन मानेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे 18 घंटा रहा था और जाते टाइम 7 घंटा रह के गया, 18 7 25 हो गया, फिर मींस कि एक दिन मान लेंगे दोनों मिला के। दोनों मिला के कितना दिन मानेंगे? अगर टाइम डाटा अवेलेबल रहेगा तो, अदरवाइज जाने का दिन भी काउंट होगा, आने का दिन भी काउंट होगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) ए क्या बोलता है? सेक्शन 6(1) में ये कंसीडर है कि रेसिडेंट किसको बोला जाएगा। अब उसके अंदर में 2 पार्ट है, कौन सा? सेक्शन 6(1) ए। सेक्शन 6(1) ए क्या बोलता है? अ पर्सन इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही लिव्स इन इंडिया फॉर 182 days और more in previous year, है ना, then he is said to be a resident of India. Otherwise, अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो प्रीवियस ईयर में मात्र कितना दिन रहना पड़ेगा? A person is said to be resident in India if he lives in 60 days in previous year and 365 days preceding 4 year just preceding the current previous year, है ना। करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 सालों में कितना दिन रहना पड़ेगा? 365 डेज। तो मान लेंगे कि तुम क्या हो? रेसिडेंट हो। क्या हो? रेसिडेंट। अब ये तो कहानी था रेसिडेंट का और नॉन रेसिडेंट का। अब अगर तुम रेसिडेंट बन गए, क्या बन गए? तो रेसिडेंट में भी कैसा वाला रेसिडेंट हो तुम? ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। आ रहा है कैमरा मैन? अब आ रहा है कि पहले वाला भी आ रहा है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो? क्या बोले फिर से बोलो? ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 2 अलग से एडिशनल कंडीशन तुमको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं अभी दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दो। और है, अगर तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो तुमको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए तुमको 2 में से दोनों कंडीशन क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। अब ये 2 एडिशनल कंडीशन मेंशन है सेक्शन 6(6) में। किसमें मेंशन है? सेक्शन 6(6) में। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है भैया कि आप प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस 7 ईयर में, कितने दिन में? पिछले 7 सालों में 730 दिन रहो। लगता कि कैसे भी आओ जाओ घूमो फिरो ना हो कुछ भी करो, कितना दिन रहो? 730 दिन। एंड प्रीवियस 10 ईयर में 2 टाइम्स रेसिडेंट बन जाओ। 2 टाइम क्या बन जाओ? तो हम मान लेंगे कि तुम क्या हो? ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। क्या हो? ऑर्डिनरी। देखो, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का बात तो तब आएगा जब तुम रेसिडेंट बन गए। अगर तुम रेसिडेंट ही नहीं हो तो इधर तो तुम्हारा पता ही नहीं होगा। इधर कब आना है? जब इसमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर लोगे तब, है ना। जैसे हम लोग रिश्ता में रहे, नया बस्ती में खाए पिए एंजॉय किए, कितना आदमी रिश्ता बस्ती में, नया बस्ती में रहा, उधर भागा घाट में गया और है ना चला गया। तो वो कैसा रेसिडेंट है?
प्योर वाला है ऑर्डिनरी रेसिडेंट कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है? रेसिडेंट भी है और प्योर वाला रेसिडेंट भी है। वो तो मैंने पाकिस्तान का जमीन भी नहीं देखा है ना, समुद्र का पानी भी नहीं देखा है, ठीक है, तो वो तो प्योर क्या है, रेसिडेंट है। वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कौन सा रेसिडेंट है? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसको बोलेंगे? जो आता है जाता है, रहा है प्रीवियस ईयर में ज्यादा दिन, लेकिन उससे पहले वो इतना दिन इंडिया में स्पेंड नहीं किया है, तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिर से बोलते हैं, पहले कंडीशन कौन सा? सेक्शन 6(1). सेक्शन 6(1) के अंदर में दो में से कोई एक कंडीशन, सेक्शन 6(1)(a) और सेक्शन 6(1)(c). सेक्शन 6(1)(a) क्या बोलता है? A person is said to be an individual is said to be a resident in India if he lives in India for 182 days or more in previous years, है ना? और या फिर सेक्शन 6(1)(c) के हिसाब से an individual is said to be resident in India if he lives for 60 days in previous year and 365 days in 4 preceding year just preceding the current previous year। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, है ना? तो अब हम लोग को चेक करना है सेक्शन 6(6) का। एक कंडीशन देखना है कि दोनों में से कोई, दोनों कंडीशन, दोनों प्रीवियस 7 ईयर में, प्रीवियस 7 ईयर, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में, उसके पिछले 7 सालों में कितना डेज? अब ये 730 डेज कहां से लाया? 365 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? कितना से? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और 2 टाइम आपको रेसिडेंट बनना पड़ेगा, मतलब पिछले 10 सालों में कभी ना कभी आपको रेसिडेंट का खिताब मिलना चाहिए। कितना बार? 2 बार। तब आपको क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चले गए यहाँ तक। अब बात आता है इंसिडेंट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का इतना झमेला करने का जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि भैया कौन इंडिया को टैक्स देगा, कौन इंडिया को टैक्स नहीं देगा। हम जो बता रहे हैं ना वैसे ही टैक्स एग्जाम में आता है सवाल, है ना? जो रेसिडेंट का भी सवाल होता है, ये नहीं आ रहा है, आ रहा है पूरा तक आ रहा है ना। अब या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर वो पहले तो हम लोग ये सोचना कि रेसिडेंट है कि नहीं। अगर रेसिडेंट भी है तो कैसा रेसिडेंट है? या तो ऑर्डिनरी होगा या तो, अगर नहीं है तो बताओ, बातें हटाओ। ऐसा समझो कि जो आईपीएल होता है ना, वो कहाँ होता है? इंडिया में। इंडिया का त्योहार है। किसका त्योहार है? इंडिया का त्योहार है। यहाँ पे विराट कोहली भी खेलता है, क्रिस गेल भी खेलता है और रिकी पॉन्टिंग भी खेलता है। ये तीनों ही बंदा यहाँ पे क्या करते हैं? खेलते हैं। तीनों ही आया है और कमाया है ना? किसको टैक्स देना पड़ेगा, किसको नहीं देना पड़ेगा? द आंसर इज कि अगर तुम इनकम अर्न कर रहे हो इंडिया में, इनकम चाहे तुम कोई हो, तुमको टैक्स देना पड़ेगा। क्या बोले? अगर इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम अर्न इन इंडिया, जैसे क्या हुआ कि रिकी पॉन्टिंग बोला कि सुनो यहाँ पे पैसा लेने से ना टैक्स ले लेता है गवर्नमेंट। एक काम करो, मैं हम जब स्टेडिया पहुंच जाएंगे तब मेरे को पैसा देंगे। कौन बोला? रिकी पॉन्टिंग। चलो ना दादा, आपको टैक्स जो आपको पैसा भेजेगा, मतलब जो बीसीसीआई पैसा देगा किसको? रिकी पॉन्टिंग को। वो पहले टीडीएस काट के देगा, रिकी पॉन्टिंग का टैक्स काट लेगा और बाकी का पैसा उसको क्या कर देगा? इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव एनीवेयर। इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव। कोई नेपाल का आदमी है, यहाँ पे 2 कट्ठा जमीन खरीद लिया है, खरीद के घर बना के भाड़ा पे दे दिया है, और रेंट जो है फोन पे करवा लेता है ना? चल भी ना दादा, है ना? अर्न तुम कहां से कर रहे हो? इंडिया से। रिसीव कहीं भी करो, टैक्स तो देना पड़ेगा किसको? इंडिया को। इनकम रिसीव इन इंडिया, इनकम अर्न एनीवेयर। अर्न आईपीएल एक बार हुआ था दुबई में, कहाँ हुआ था? आउटसाइड इंडिया हुआ है। कहाँ हुआ है? आउटसाइड इंडिया हुआ है। सब कमाया यहाँ पे दुबई में गेम खेल के, सबको बुला लिया इंडिया। चेक यहाँ से आकर ले जाएगा क्या बोला? बीसीसीआई बोला कि आकर चेक ना मुंबई से आकर रिसीव कर लोगे चेक अपना अपना। जैसे ही चेक रिसीव करने गया, है ना, क्या बोला गवर्नमेंट?
चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम कोई भी हो, छोड़ने वाला नहीं है। फिर से बोलते, पहला क्या कंडीशन क्या था? इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव एनीवेयर। इनकम रिसीव इन इंडिया अर्न एनीवेयर, कहीं भी कमाओ। नेपाल में एक जमीन है मेरा, भाड़ा दे दिए उसको, रेंट आ जाता है मेरे फोन पे जैसे ही आता है गवर्नमेंट को पता चल जाता है, पैसा आ गया काट लो, ठीक है, चलेगा यहाँ तक। इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, है ना, हमको जाने का एकदम मन नहीं है। क्रिस गेल भी बोला कि हम भी नहीं जाएंगे, जाते हैं पैसा काट लेता है, जाते हैं क्या करता है, पैसा काट लेता है ना, जो हिसाब किताब करना है यहीं पे कर दो। कहाँ पे? दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। तो रिकी पॉन्टिंग तो बाहर से आया और बाहर चला गया। क्रिस गेल तो अपना घर का आदमी है, वो आते रहता है जाते रहता है, कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी तो, और आएगा तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो ऊपर से ऊपर लेके चल जाएगा, क्योंकि कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। कंट्रोल तो किसको किसको देना? अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो रेसिडेंट जो भी है, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे, उसको टैक्स देना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट को देने की जरूरत नहीं। लेट्स सपोज कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है ना, वो तो है तुम्हारे अमेरिका में, वो कंट्रोल कहां से हो रहा है? तो क्या अमेरिकन लोग जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम कर रहे हैं वो इंडिया को टैक्स देते होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग रेसिडेंट। अच्छा, कोई इंडिया का इंडिविजुअल जो जाकर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम कर रहा है, कुछ दिन पहले ही गया है, वो टैक्स देगा? हाँ, क्योंकि वो रेसिडेंट है। कहाँ का? और कंट्रोल भी हो रहा है कहाँ से? इंडिया से। चलेगा यहाँ तक? ओके। इनकम अर्न रिसीव एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी। आईसीसी का टूर्नामेंट हुआ, किसका? आईसीसी का, दुबई में हुआ, है ना, तो वहां पे क्रिस गेल क्या कोलकाता नाइट राइडर्स खेलने जाएगा, है ना, वो तो अपना वेस्ट इंडीज से आएगा खेलने, रिकी पॉन्टिंग अपना ऑस्ट्रेलिया से आएगा, और विराट कोहली अपना, विराट कोहली कहाँ जाएगा? वापस इंडिया ही आएगा। तो अगर इनकम अर्न हुआ है इंडिया में, सॉरी, इनकम अर्न रिसीव एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, ये हम उर्दू लिख रहे हैं, ठीक है ना, हम इसका पिक भेजेंगे तुम लोग को। इनकम अर्न रिसीव कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, कुछ भी इंडिया के हाथ में नहीं है, देन रेसिडेंट को तो टैक्स देना पड़ेगा। कौन से रेसिडेंट? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भैया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, आपका इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट ही इसमें नहीं है, तो आपको कैसा टैक्स चलेगा? यहाँ तक पूरा चैप्टर में यही है। कौन चैप्टर में? 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक साल आता है, इस साल भी आएगा। क्लियर? फिर से बोलते हैं एक बार, ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन गवर्न होता है कौन से सेक्शन से? सेक्शन 6(1) से गवर्न होता है। इसके अंदर में 2 सेक्शन है, सेक्शन 6(1)A और सेक्शन 6(1)C। सेक्शन 6(1)A क्या बोलता है? सेक्शन 6(1)A बोलता है कि पर्सन इज सेड टू बी a resident in India if he lives in India for 182 days or more in previous year and और या फिर सेक्शन 6(1)C, सेक्शन 6(1)C क्या बोलता है? A person is said to be a resident in India if he lives in India for 60 days in previous year and 365 days in 4 previous year just preceding the current previous year। चलेगा? अगर इस दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया, है ना, तो हमको देखना पड़ेगा सेक्शन 6(6). सेक्शन 6(6) क्या बोलता है कि अगर a person is said to be a ordinary resident, a person is said to be a ordinary resident if he fulfill both the condition mentioned under section 6(6), है ना, अगर वो दोनों कंडीशन को क्या कर दे, फुलफिल कर दे, तब मानेंगे कि वो इंडिया का क्या है, रेसिडेंट है, और वो भी कैसा रेसिडेंट है। अदरवाइज, अच्छा, यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले इसको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे फुलफिल होगा। अदरवाइज यहाँ तक पहुंची, दुख है, होना भी नहीं चाहिए।
अब आते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, किसको कब क्या टैक्स देना है? इनकम अर्न एंड रिसीव इन इंडिया, सबको टैक्स देना है। इनकम अर्न इन इंडिया, रिसीव आउटसाइड एनीवेयर, रिसीव एनीवेयर, फिर भी टैक्स सबको देना है। रिसीव इन इंडिया, अर्न एनीवेयर, सबको टैक्स देना पड़ेगा। अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स को टैक्स देना पड़ेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, बट नॉन रेसिडेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इनकम अर्न, रिसीव एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, है ना? सिर्फ किसको देना पड़ेगा टैक्स? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दुख है किसी को? अच्छा, सेक्शन 61C का ना कुछ एक्सेप्शन है। सेक्शन 61C का कुछ क्या है? एक्सेप्शन है। मतलब कि अगर कोई इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तब उसका ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तब उसको ऐसे रेसिडेंट नहीं मान सकते। तब उसके लिए रेसिडेंट होने के लिए उसको ये फुलफिल करना पड़ेगा। क्या बोले, समझ में आया? फिर से बोलते हैं। सेक्शन 61A क्या बोलता है? 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। 1C क्या बोलता है? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। अब मानो कोई बंदा जो है 2-3 महीने रहा, उसका जॉब लग गया उसका दुबई में, है ना? तो वो बैग उठा के जाने लगा और जाके वहां पे कमाने लगा, वहां पे सेटल्ड हो गया परमानेंटली। अब वो इंडिया आने वाला, तो उस साल के लिए उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन 61C एप्लीकेबल हो रहा है। अब वो पर्सन जो है आउटसाइड इंडिया जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो उसको आउटसाइड इंडिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो उसको ये फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब कम से कम इंडिया में 6 महीने रह के जाना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि वो रेसिडेंट है। अदरवाइज रेसिडेंट अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अच्छा, दूसरा, कभी कभी कोई इंडियन ओरिजिन का फैमिली मेंबर है जो रहता है आउटसाइड इंडिया। इसका क्या है? इंडियन ओरिजिन का, उसके मामा पापा दादा दादी कोई ना कोई इंडिया में रहता था, वो आते रहता है। कभी चाचा का शादी होता है, कभी मामा का शादी होता है, कभी भैया का शादी होता है, तो वो इंडिया आते जाते रहता है। और आते जाते उसका 60 दिन बीत जाता है बेचारा का, है ना? वो इंडिया भी टैक्स दे, वहां भी टैक्स दे। इन दैट केस डिज अलाउड है, माने कि ये कंडीशन उसको फुलफिल नहीं करना है। उसके लिए उसको वो कंडीशन क्या करना पड़ेगा? फुलफिल। समझा क्या बोले? 2 चीज बताए, क्या क्या? अगर परमानेंटली आउटसाइड इंडिया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना? अगर क्या बोलो, फिर से बोलो। दूसरा क्या बताया? अगर इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया आता है घूमने के लिए, क्या करने के लिए? घूमने के लिए, तो उसके लिए भी सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर इंडियन शिप क्रू का मेंबर है, किसका क्या है? शिप क्रू का मेंबर है, और वो इंडिया से शिप जो है आउटसाइड इंडिया जा रही है ना? तो फिर भी उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तीन ही कंडीशन है ना? क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 61C? क्या क्या एक्सेप्शन है किसका? 61C का। तो पहला क्या लिख दोगे? इफ एनी पर्सन या इंडिविजुअल गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पर्पस, then section 61C is not applicable on him. Second, an Indian origin का कोई मेंबर इंडिया आता है घूमने फिरने के लिए, है ना? तो भी वो उसके ऊपर सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई इंडियन शिप क्रू का मेंबर है और इंडिया का शिप जो है वो आउटसाइड इंडिया जा रही है, क्योंकि जो जाने में 6 महीने लग जाएगा, आने में उसका तो साल बीत जाएगा समुद्र में, है ना? अभी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा कोई ठीक नहीं है, रास्ता में तूफान आया तो चला गया तो उसके लिए भी सेक्शन 61C एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना? तो उसको अगर रेसिडेंट बनना है तो क्या फुलफिल करना पड़ेगा? सेक्शन 61A। चलेगा यहाँ तक? बस इतना ही है चैप्टर में। तो हम पीडीएफ तो हम रेसिडेंशियल का पीडीएफ होगा ना।